तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की यहाँ लिखी हुई है। तो बेटा की कॉन्सेप्ट है कि द फ्रीक्वेंसी विल ऑलवेज बी द सेम फॉर बोथ दी स्ट्रिंग्स। अगर हम इस कंपोजिट स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं तो जो ये दोनों अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेंगी, भले किसी भी मोड में वाइब्रेट करें, ओवरऑल इन दोनों स्ट्रिंग्स की इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज आपस में सेम रहेंगी। ये एक बाइंडिंग कंडीशन है। ऐसा क्यों होता है? ये एक्चुअली में एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा, जो बिल्कुल स्टैंडिंग वेव्स के एकदम बेसिक्स में, एकदम स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है। तो अगर आप लोग का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, और जिनका नहीं क्लियर है कमेंट कर दें, उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। बस मैं इतना बता दूं, ये जो होना है ये एक्चुअली बहुत बेसिक है, ये कोई हाई फाई चीज नहीं है। सो इसको मानकर हम फिलहाल क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने लग गया तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको बोल देते हैं बेटा स्ट्रिंग नंबर 1, इसको बोल देते हैं स्ट्रिंग नंबर 2। सो बेटा अकॉर्डिंग टू दी की कॉन्सेप्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिंग विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड स्ट्रिंग। भले वो किसी भी मोड में वाइब्रेट करें, लेकिन ये फ्रीक्वेंसीज हमेशा सेम रहेंगी। बेटा मान लेते हैं कि पहली और दूसरी स्ट्रिंग्स जो हैं वो mth और nth हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रही हैं। तो फर्स्ट स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है mth हार्मोनिक में, वो 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, और सेकंड स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है nth हार्मोनिक में, वो भी 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। दोनों के हार्मोनिक्स अलग हो सकते हैं बट फ्रीक्वेंसी सेम आएंगी। तो फ्रीक्वेंसीज को इक्वेट कर दीजिए m इनटू, अब पहली स्ट्रिंग की हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, न्यू नॉट ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू n टाइम्स इनटू न्यू नॉट, यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड स्ट्रिंग। तो बेटा ये हो जाएगा m इनटू न्यू नॉट 1 कितना हो जाएगा, nv/2l के अकॉर्डिंग 1/2l अंडर रूट f/μ। फिर ये हो जाएगा n इंटू 1/2 इंटू, अब इसकी लेंथ कितनी है, 2l है, तो 2 इंटू 2l अंडर रूट जो भी यहाँ पर टेंशन फोर्स लग रही है अपॉन लीनियर मास डेंसिटी विच इज 4μ। तो बेटा जो कट रहा है यहाँ से उसको काट दीजिए, सब कुछ कैंसिल करके आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये आ रहा है m इज इक्वल्स टू n/2 इंटू अंडर रूट 4 विच इज 2 इंटू 2, यानी कि m इज इक्वल्स टू n/4, यानी कि यहाँ से अगर हम सबसे पहला रेशियो लें तो m बराबर 1 आएगा और n बराबर 4 आएगा। तो बेटा एक्चुअल सोल्यूशन बस इतना सा ही है। इन रियलिटी आप बहुत आराम से 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल है ही है, एकदम बेसिक है। तो बेटा ये m बराबर 1 और n बराबर 4 आने का मतलब ये है कि पहली स्ट्रिंग जब फर्स्ट हार्मोनिक में ऑसिलेट कर रही होगी उस वक्त दूसरी स्ट्रिंग जो है वो फोर्थ हार्मोनिक में ऑसिलेट कर रही होगी। तो बेटा इस सिचुएशन को मैंने और बेटर वे में यहाँ रिप्रेजेंट किया है कि कैसे पहली स्ट्रिंग के फर्स्ट हार्मोनिक के साथ दूसरी स्ट्रिंग का फोर्थ हार्मोनिक स्टैंडिंग वेव्स में ऑसिलेट करेगा। तो अब हम अपने 4 ऑप्शंस में से कुछ को समझ पाएंगे कि सही है कि गलत। तो कह रहा है विद द नोड एट ओ, अगर ओ पे नोड है जो कि सही में है, तो उस केस में द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द कंपोजिट स्ट्रिंग इज न्यू नॉट। तो अगर ओ पर नोड होती है जो कि सही में है, तो उस केस में इस कंपोजिट स्ट्रिंग की जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होगी वो न्यू नॉट होगी, यानी कि इसकी भी न्यू नॉट होगी, इसकी भी न्यू नॉट होगी, पूरे की न्यू नॉट होगी, यानी कि कुल मिलाकर इसकी बात हो रही है बेटा, है ना। एम कितना आया है, 1 आया है, तो ऑब्वियसली नेचुरली किसके बराबर, ये क्या लिखा है बेटा 1/2l अंडर रूट f/μ, ये तो बेटा न्यू नॉट ही लिखा हुआ है ना। तो ये चीज़ देखिए यही लिखी हुई है, ठीक है ना, ये सेम चीज़ लिखी हुई है। तो अगर नोड ओ पर है तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन वाकई में कितनी होगी बेटा, न्यू नॉट। तो पहला ऑप्शन तो एकदम सही हो गया। वी कैन वेरी वेल सी फ्रॉम हेयर, और आप चाहें तो इससे भी निकाल सकते हैं, आएगी यही। तो बेटा पहले हम लोग सी को चेक कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने मिनिमम फ्रीक्वेंसी को डिस्कस किया और यहाँ पर फिर से मिनिमम फ्रीक्वेंसी का क्लॉज आ रहा है, तो हम लोग को एग्जामिन करने में आसानी हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि व्हेन द कंपोजिट स्ट्रिंग वाइब्रेट्स एट द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जब मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे कंपोजिट स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है, माने इस तरीके से, तो उस केस में अगर ओ पर नोड है जो कि है, ए में हमने चेक किया था है, तो उसकी क्या 6 नोड होती हैं क्या, टोटल 6 नोड होती हैं, आइए देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, हाँ भाई 6 नोड है। अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, जो कि हमने मिनिमम फ्रीक्वेंसी डायग्राम बनाया ही है बेटा, और अगर ओ पे नोड है तो क्या टोटल 6 नोड होती हैं, तो 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 नोड होती हैं। इसका मतलब बेटा सी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अब बेटा देखिए बी ऑप्शन में कह रहा है कि अगर ओ पर एंटी नोड बनती है तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द कंपोजिट स्ट्रिंग 2 न्यू नॉट होनी चाहिए। देखिए बेटा इसको मैं कॉन्सेप्चुअली भी समझा दे रहा हूँ, अगर किसी को कैलकुलेशन वाइज समझना है कि कैसे भी ऑप्शन गलत है तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी शॉर्ट एंड सिंपल कॉन्सेप्चुअली समझ लेते हैं। बेटा देखिए अगर ओ पर एंटी नोड होना है तो ओ को फ्री होना पड़ेगा। वो केस कौन सा हो जाएगा, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड फ्री एट द अनदर एंड। तो यहाँ पर तो ओ तो फ्री ही नहीं है बेटा, तो ओ पर तो एंटी नोड बन ही नहीं पाएगी, है ना। तो इसीलिए बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अच्छा कोई कहे नहीं हमें तो कैलकुलेशन से सीखना है, तो डू कमेंट, मैं उसकी पूरी कैलकुलेशन आपके सामने रख दूंगा, लेकिन यह है कि हाँ कॉन्सेप्चुअली भी ठीक है सॉल्व करना। अब डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं बेटा, बी से कनेक्टेड है। नो वाइब्रेशनल मोड विद एन एंटी नोड एट ओ इज पॉसिबल फॉर द कंपोजिट स्ट्रिंग। इस कंपोजिट स्ट्रिंग के लिए ओ पर एंटी नोड बने ऐसा कोई मोड पॉसिबल नहीं है। हाँ तो ये तो बात हमने बी में सीखी, तो डी भी सही है बेटा आपका। तो इसका सही आंसर है ACD, मैंने टिक कर दिया है। ये पूरा यहाँ पर सोल्यूशन है आपके सामने, ठीक है बेटा। इसको नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, आई विल डू सॉल्व इट।